उसका परसों टेस्ट होगा। टेस्ट आपको कराना है, पीछे तक कराना है, तभी तो रिवीजन होगा। चलो रिफर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Refer this diagram and select the wrong statement। तुमको क्या लगता है, क्या कम्युनिटी इज लार्जर देन पॉपुलेशन, ये हो सकता है? तो ये ट्रू है, कम्युनिटी हमेशा बड़ी होगी। और कम्युनिटी इज स्मॉलर देन इकोसिस्टम, ये भी बात सही, क्योंकि इकोसिस्टम में कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो ये भी ट्रू है। जबकि इकोसिस्टम इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक बायोटिक सिस्टम होता है, उसी का ही दूसरा नाम क्या है, सिस्टम, इसी को ही कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी इज मेड ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो इसलिए थर्ड पार्ट कैसा है, अबायोटिक को कह रहा है कि इकोसिस्टम कम्युनिटी का पार्ट है, जबकि कम्युनिटी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो थर्ड फॉल्स है। क्या जस्टिफाई करने को भी बोल रहा है कभी? तो सेकंड देखो, A population is part of community if all decomposers suddenly disappear from a forest, what changes do you think? मान लीजिए पॉपुलेशन, ये तो बात सही है, सभी डिकम्पोजर्स हट जाएं तो इससे क्या होगा, लिखिए। नाउ इफ ऑल, नोट करते जाइएगा फेयर राइटिंग में, डिकम्पोजर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का मतलब है जो फॉरेस्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट की कम्युनिटी में डिकम्पोजर्स भी आएंगे, फ्रॉम कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट। तो क्या होगा, दैट इज डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मैटर, डेड लिखो, डेड मैटर विल नॉट डिके, वो डिके हो पाएगा क्या? And the waste would accumulate. डिके, अच्छा, डेड प्लांट्स विल गेट एक्यूमुलेटेड, जो उसके चिप्स होंगे, बार्क होंगे, और साथ में डेड एनिमल्स भी होंगे। सो डेड प्लांट भी अपना वेस्ट छोड़ते हैं, उनकी बॉडी में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सुबेरिन, जेलेटिन, गम, ये सब प्लांट छोड़ते हैं। ऐसा ना सोचो कि प्लांट कभी मरता नहीं है, प्लांट बहुत कुछ लीव शेड करता है, कभी ऑटम होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा होता रहता है, वो सब भर जाएगा पूरे, यहाँ तक कि जानवरों का चलना मुश्किल हो जाएगा, अगर पत्तियों के बीच में वो छुप जाएंगे, पत्तियाँ ही पत्तियाँ हो जाए तो क्या होगा, सोचो जरा, क्या रास्ता साफ होगा क्या? तो डेड एंड डेड प्लांट्स, देखो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, ये क्या होंगे, विल गेट एक्यूमुलेटेड, विल गेट इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब वो इकट्ठा हो जाएंगे तो इसकी वजह से these will not be decomposed and return to the climate, ऐसा भी होगा, and ultimately the soil will be depleted of nutrients। जब ये डिके नहीं होंगे तो क्या सॉइल को उनके न्यूट्रिएंट्स वापस मिलेंगे? सॉइल से तुम न्यूट्रिएंट्स खींचे चले जा रहे हो और उनको दे नहीं रहे हो, देने का काम डिकम्पोजर का है, वो सब जितनी चीज़ें उनको बिल्कुल डिके या डिकम्पोज करके फिर से सॉइल को लौटा देता है, फिर से प्लांट लेते हैं। तो प्लांट लिए चले जा रहे हैं और सॉइल को मिलना कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल, बंजर हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो क्या लिखे हैं, विल एक्यूमुलेटेड, नथिंग विल गेट डिकम्पोज्ड, गेट
decomposed and returned back to soil. और क्या मिट्टी या मृदा को मिल पाएगी? Returned back to soil. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? On other hand, plant continue to extract nutrients from it. On other hand, plant continue to extract nutrients. So after some time, वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक ही साथ में हो जाएगा. After some time, soil will become infertile. अच्छा, soil infertile होगी. In turn, plants will die. जब बंजर जमीन पे कुछ उगता है क्या? तो plants will die. In turn, herbivore will die. या जो भी कंज्यूमर होंगे, कौन कौन से कंज्यूमर होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, herbivore and then carnivore will die. And the complete ecosystem will collapse. In turn, herbivore and followed by carnivore will die and complete ecosystem will collapse. ठीक है? There will be pile of dry leaves and there is no path for animals to walk. ये तो immediate effect. समझ आई बात कि नहीं? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप लोग. इन टर्न लिखा है कि टर्न लिखा है? इन टर्न मैंने कहीं गलत लिख दिया होगा. TURN होता है, TURN, और भी कहीं लिखा है. इन टर्न का मतलब है इसके परिणाम स्वरूप. इन टर्न का क्या मतलब होता है? परिणाम स्वरूप. परिणाम स्वरूप तुम्हें ठीक लगता है कि फल स्वरूप? थोड़ा सा ठीक लगा. That is in result of it. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. अब सेल्वम क्या कर रहा है? वो कडलोर डिस्ट्रिक्ट का है, तमिलनाडु. शेयर्ड इज विलेज विद लेस अफेक्टेड बाय 2004 सुनामी. उसने कहा कि मेरा विलेज अगल बगल की सुनामी की वजह से उतना प्रभावित नहीं हुआ. ठीक है. नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पर भी सुंदरबन डेल्टा की तरह बहुत सारे फॉरेस्ट थे. तो सुनामी के जो प्रेशर को मैंग्रोव फॉरेस्ट ने झेल लिया. और वहाँ पर जो वाटर उतना पहुँच ही नहीं पाया. बहुत सारा जमीन तो उसी दलदल में, पानी उसी में चला गया, प्रेशर सब खत्म हो गया. तो उसके घरों पर उतनी तेज फोर्स से पानी नहीं आया. दिस सरप्राइज्ड सरिता एंड शबनम एंड सीजो. सरिता भी थी वहाँ पे. दे वंडर्ड, सब एस नाम के लोग इकट्ठे हुए थे. दे वंडर्ड इफ मैंग्रोव्स वर प्रोटेक्टिंग द विलेज. कैन यू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड? क्या तुम इनकी मदद कर सकते हो कि जो सेल्वम कह रहा है वो बात सही है? सर ये जो सेकंड क्वेश्चन की लास्ट है. ठीक है. अगर मान लो सब पूरे कंपोनेंट ही खत्म हो गए, प्रोड्यूसर तो खत्म हो गए और उसके बाद कंज्यूमर खत्म हो गए, तो ऐसे में बायो सिस्टम कहाँ रन कर पाएगा? सर तो उसके बाद लिखा इन टर्न हर्बीवोर एंड फॉलोड बाय कार्निवोर. हाँ, पहले हर्बीवोर खत्म होंगे और जब हर्बीवोर खत्म हो जाएंगे तो हर्बीवोर को खाने वाले खत्म हो जाएंगे. फॉलोड का क्या मतलब? एक साथ नहीं खत्म होंगे. अगर सभी हिरन खत्म हो गए तो धीरे धीरे शेर भी मर जाएंगे, है ना? और फिर इसके बाद पूरा ही जैव पारिस्थितिकी तंत्र ढह जाएगा. कोलैप्स होने का क्या मतलब? ढह जाएगा. फिर तुम क्या करोगे उस जंगल का, जिस जंगल में शेर ना हो? तो जंगल ही नहीं रहेगा. ठीक है. अब अगला देखो,
सेल्वम की बात से क्या आप सहमत हैं? Yes. We agree. तुम्हारी बुक में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बने हैं विद सेल्वम। तो ये मुझे बताओ कि ये मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट या कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट क्यों बचा? मैंग्रोव As फॉरेस्ट से there were mangrove forest, जो वहाँ की दलदली जमीन पर इतने सारे हो गए मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, एट डेल्टा लैंड। कौन सी लैंड होती वहाँ पे? डेल्टा लैंड। तो वहाँ पर which had decreased the pressure of, कौन सा? प्रेशर ऑफ वाटर एंड विंड इन सुनामी। जब सुनामी आती तो उसके पहले साइक्लोन आता है, चक्रवात, बहुत तेज हवा बहती 120 की स्पीड से, और फिर उसके बाद पानी घूमने लगता है। और वो अभी तुम जैसे वर्लपूल है, मिक्सी को ढक्कन हटा दो और मिक्सी चला दो, वही हाल होता है। वो आसपास के एरिया को तबाह कर देगी। समझो पानी में मिक्सी चल रही है, और उसकी वजह से हवा चली, हवा ने पानी को घुमा दिया। हवा के प्रेशर देखो, pressure of water of wind. पहले विंड ने वाटर को घुमाया, अब मिक्सी चल गई और ढक्कन लगा नहीं है समुद्र पे, तो आसपास के एरिया में क्या The हो? pressure of water of wind. It decreased the pressure of water and wind, दोनों को डिक्रीज कर दिया। So the coastal area Cuddalore will be less affected in tsunami. Tsunami word जापानीज का दिया हुआ है। So the coastal area Cuddalore, आएगा वहाँ का नाम, एरिया Cuddalore was less affected. अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द फूड चेन। आशीष, तुम इस खाद्य श्रृंखला में क्या समझ पा रहे हो? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग। मान लो मैं इस फूड चेन में से फ्रॉग ही हटा दूं, Grass, क्योंकि मुझे बुलडॉग फ्रॉग बहुत पसंद है। वो तो बुल फ्रॉग है। अच्छा, बुल फ्रॉग। If frogs disappear from ecosystem, मान लो तुमने मेढक हटा दिया, तो क्या कुछ फर्क आएगा इस इकोसिस्टम? इससे रहेगा बहुत क्या हो जाएगा? ग्रास ऊपर बढ़ेंगे तो ग्रास कम हो जाएगी। अच्छा, grass of wind और snake की quantity कम हो जाएगी। frogs और snakes मर जाएंगे। स्नेक्स मरेंगे। ग्रास कम remove, then ग्रास जाएंगे। there is no food for snake. खत्म हो जाएगी। There is no food. वैसे तो स्नेक के पास और भी अल्टरनेटिव हैं, Food chain में लेकिन फूड चेन में उसके पास एक अल्टरनेटिव तो खत्म हो जाएगा। नो फूड फॉर स्नेक। सो ठीक है, बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रे फ्रॉग द प्रीडेटर स्नेक विल डाई। ये प्रे है, ये शिकार है, ये शिकारी है। सब grasshopper की quantity सो बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रे, प्रे का मतलब है फ्रॉग, इसका मतलब शिकार। प्रीडेटर स्नेक विल डाई। प्रीडेटर इसका मतलब होता है शिकारी, स्नेक विल डाई। नाउ as there is no one to eat grasshopper, so their number will increase, ठीक है, exponentially, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बढ़ेगा। और जहाँ पर खेत होगा वो खेत को तो As there is no frog to eat grasshopper, इस वजह से क्या होगा?
तो क्या लोकस्ट या ग्रास होपर का जो टिड्डी दल है वो बढ़ जाएगा? Number of grasshopper can increase. ग्रास हॉपर, Will increase. so their population will increase in large number. तुमको मालूम है यहाँ के लोग काले हिरन की वंदना करते थे, शिकार नहीं करते थे। Yes, राजस्थानी लोग काले हिरन की, उन्होंने काले हिरन को इतना पाला कि उसकी पूजा करते थे। इवन सलमान खान भी फंसा हुआ उसे काली हिरन के से उसमें, Yes, उसने एक पिक्चर बनाई थी। काली तो हिरन काले हिरन यहाँ थे तो उन काले हिरनों ने जो नई नई कोपलें थी उनको भी खा लिया। अब पूरा राजस्थान रेगिस्तान क्या बन होता गया। है? दैट इज सैपलिंग्स ऑफ प्लांट। जब तुम्हारे यहाँ तुम उनको मरने ही नहीं दोगे, अरे शेर से मरवाओ अपने काले हिरन, उनकी सुरक्षा इतनी भी मत करो। उन्होंने क्या किया, यहाँ के कोपले जमीन से वो पानी को होल्ड करती हैं और सॉइल इरोजन रोकती हैं, वो सारी घास उगते ही खा लेते थे। वो काले हिरन भी मर गए, जमीन भी खराब हो गई, इकोसिस्टम भी तबाह। सर ये पॉपुलेशन की जगह बोलो बात समझ आई? इकोसिस्टम यहाँ खुद पे कुछ और ही ये लिखा है। पॉपुलेशन लिखा है। पॉपुलेशन लिख दो, सुना? दैट इज पॉपुलेशन से ठीक कर लो। सो देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज, इसलिए क्या होगा बोलो? वो लोग क्या करेंगे? ग्रास होपर का काम तुम जानते हो, विल इंक्रीज। इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होगी? इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर। फिर वो क्या करेंगे बताओ? ग्रास को These will eat all plants of that ecosystem. कहाँ की बात की गई हमें मालूम नहीं, होगा कहीं कहीं इकोसिस्टम। So these फॉरेस्ट will eat फॉरेस्ट all plant leaves. Plant leaves से खत्म कर देंगे, ठीक है? So in this way every component of this food chain will get destroyed, eliminated. ये सब इसके components हैं। मतलब अगर एक फूड चेन का एक भी कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है तो हाँ। फूड चेन Every component यानी घटक। अगर तुम्हें component समझ में ना आए तो घटक तो सभी को आता है। Every component of food chain is eliminated, get destroyed. इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? ठीक है? That is if one component is disturbed, then all component. ऐसा तुमने बुल फ्रॉग के केस में देखा। तुम बच गए। अच्छा शिवांग, का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी सोचो। क्या तुमने कभी तितलियां देखी हैं? यस सर। तो उन्हीं तितलियों पर ये प्रश्न है। In school garden, school students noticed that fewer butterflies are now than the previous season. What could be the possible reason? क्या रीजन है कि इस साल कम बटरफ्लाई थी? सर शायद से वहाँ फ्लावर्स नहीं होंगे। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की वजह से जो क्या होता है बटरफ्लाई के लार्वा होंगे ना वो कुछ मर जाएंगे। सही है, ये जो आंसर दे रहा वही है। तो जो पढ़ के आए हो क्या पहले से? मुझे सब मालूम। सर आपने पीडीएफ भेजी थी पढ़ लिया होगा क्या? हाँ पीडीएफ मैंने भेजी है। तो इसमें क्या था कि जो पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं फ्लावर्स पे, तो बटरफ्लाई अपने लार्वाओं पे छोड़ देती हैं। सो ड्यू टू स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स और एंड इंसेक्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का भी यहाँ जीवन चक्र दिया हुआ है, दैट इज लाइफ साइकिल। सो ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, तभी मैं कहूँ श्रेया इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इनकी वजह से, स्प्रे की वजह से क्या हुआ? द लार्वा, ठीक है, जो उसके अंडे थे, द एग्स भी लिख सकते हो, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, बाद में वही प्यूपा बनेगा। धीरे धीरे से उसमें से फिर और आगे चलकर कैटरपिलर निकलेगा। Caterpillar के बाद वो सब butterfly। लिखा हुआ है, कैटरपिलर पहले प्यूपा बनेगा, लार्वा प्यूपा। ये देखो ये अंडा है, फिर ये ऐसे लार्वा बन जाएगा, ये तितली का जीवन चक्र है। फिर इसके बाद क्या बनेगा? ये प्यूपा, और फिर इसके बाद कैटरपिलर। सर एंटर अभी नहीं बनेगा कैटरपिलर बन गया। कैटरपिलर।
फिर इसके उसके बाद बाद उसके पंख आ जाएंगे, बटरफ्लाई। फिर पंख आ जाएंगे। तो ये चीज है एग, लार्वा, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा, कैटरपिलर, कैटरपिलर। बटरफ्लाई। इसके ये पैर हो गए। बटरफ्लाई कहीं दिखे तो उसका बटर निकाल लो बाकी बटर पेट में लगा खाओ ना। नेक्स्ट इज स्प्रे। इनकी वजह से क्या हुआ? लार्वा लार्वा होता है बटरफ्लाई। द एग एंड लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, जो उसने किसमें लेड किए होंगे? लेड ऑन प्लांट्स। गुड हैव डन। वो तो मर गए होंगे। लेड ऑन दिए। कभी ऐसा किसी को अंडे देते देखा है? बहुत सारे बच्चों को अंडे मिलते हैं ना। दैट इज द बटरफ्लाई लेड ऑन plants will। देखो मजा फालतू की बातों में ही है। तुम क्या सोचते हो सीरियस बातों में मजा आएगा? सीरियस बातों में तो टेंशन। सीधा अभी मैं कहूँ कि अमूल से बटर निकाल के खाया, बटरफ्लाई से खाओ बटर, तो मजा है। फालतू की बातों में ह्यूमरस एटमॉस्फेयर रहेगा, पढ़ते भी जाओ, मजा भी लेते जाओ। सर बटरफ्लाई की कमी होगी तो बटर की कमी होगी। बटर की कमी हो जाएगी। अमूल वाले क्या करेंगे? कंपनी भी जाएगी। नाउ लीड ऑन प्लांट्स विल डाई। अब इसकी वजह से क्या हुआ? नाउ इन दिस सीजन बटरफ्लाइज आर लेसर इन नंबर। कितना आसान सवाल। सो इन दिस सीजन बटरफ्लाई, अच्छा इनके कम नंबर से क्या होगा? फ्लाइज आर लेसर इन नंबर। सर पॉलिनेशन। Yes, lesser in number. As butterflies are pollinators, so this time क्या होगा? No pollination, in turn no fertilization, in turn less number of fruits will occur. फ्रूट भी नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा, तुम तो हर चीज जानते हो। Butterflies are pollinators. सर तो ये भी तो हो सकते हैं कि वहाँ फ्लावर्स ना हो और फिर वो मतलब नेक्टर वगैरह होता हो। बिल्कुल सही बात है। देयर विल बी लेस फ्रूट्स उस गार्डन में, इन दैट इकोसिस्टम। इतनी बात तुमको पता चल गई। और ये क्या चीज बताई गई है? तितली का जीवन चक्र। और फिर इससे फिर से ये थर्ड चैप्टर मैंने सिखाया था, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अगला सवाल देखिए, Why is it not possible to have ecosystem with producers and no consumers or decomposers? आरुष, क्या अगर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हों सर फिफ्थ कॉर भी है। और न फिफ्थ कॉर भी है। अच्छा, what students can take steps? अब और क्या करना चाहिए? सर क्या क्या फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने चाहिए? हाँ ये ठीक है। सर देखो मैंने बोला था फिर। मैंने बोला देखो पेस्टिसाइड जो श्रेया ने बोला वो बहुत टेक्निकल बोला। बहुत कम कर सकते हैं। That is, students should plant such trees which have pasture, जिससे वो नेक्टर ले सकें। बटरफ्लाई किस पे फीड करती हैं? नेक्टर। ऐसे प्लांट्स बनाओ, बबूल की करके मत लगा दो जैसे ऐसे, जो बटरफ्लाई थोड़े ना उड़ती हैं। So they should plant the pasturage plant, जिनमें बढ़िया पास्चर और नेक्टर हो, उससे हनी बने। हनी तो खैर वो लोग लेंगे बी वाले, लेकिन बटरफ्लाई भी उसी चक्कर में है। बीज तो लेंगे ना। बीज क्या करेंगे बताओ? शहद बनाएंगे, लेकिन उसी नेक्टर के पीछे ही तो सारी ये सब पॉलिनेशन क्यों करते हैं? इट इज ओनली द नेक्टर ऑन विच दीज फीड। सर ब्राइट कलर के ये फ्लावर्स तुरंत पकड़ लेती हर चीज को। अभी उसकी तारीफ करी थी, मेरी तारीफ करने लगी। ये तारीफर हो गई। नाउ स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? शुड, ठीक है,
plant, such shrubs, ऐसे shrubs उगाएं। shrubs वही छोटे छोटे पौधे होते हैं नेक्टर वाले, ठीक है, which has good pasturage, More nectar ऐसे उसके pasture, पास pasture को ही नेक्टर कहते हैं, और नेक्टर से हनी बनता है। बोलो बात तो अगर हम समझे? नेक्टर लिखेंगे पास्चर से नेक्टर बनता है, वो इंसेक्ट का काम है, ठीक है। सो नाउ द एंड स्टॉप द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। सर अब क्या तो आगे के लिए जितनी बटरफ्लाई बची वो तो अब बढ़े, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। नाउ मोर बटरफ्लाई विल ब्रीड एंड मोर प्यूपा विल बी। हम इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगला सवाल देखो। सर ये थोड़ा सा इधर कर दो, हाँ बोलो, थोड़ा सा इधर कर दो। कर लो, इधर भी कर लो। सिस्टम with only producers and no decomposers and consumers। तुम ये बताओ, सिर्फ प्रोड्यूसर हो, if there are only producers, तो भी वेस्ट इकट्ठा होगा। और सर फिर डिकम्पोजर की जरूरत पड़ेगी। प्रोड्यूसर, और फिर जमीन से they continue to extract nutrients from soil and there is no decomposers to return it back to soil। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वही पेड़ मर जाएंगे। सर एक चीज पूछूं, इसमें कंज्यूमर से क्या था? बस हाँ? खाएंगे। कंज्यूमर्स अगर नहीं होंगे तो वो उसके पत्तियों को खाएंगे नहीं, तो वो जो पत्तियां इतनी हार्ड और स्पाइनस हो जाएंगी, जैसे कि अफ्रीका की सवाना घास छू जाए तो इतना सूज जाता है, आदमी 4 दिन में मर जाता है। ऐसी हालत होगी, स्पाइनस हो जाएंगी, कोमल पत्तियां नहीं रह जाएंगी। पत्तियां उगी और साल भर से घास उगी हुई है, वो बिल्कुल कांटेदार हो जाएगी, स्पाइन आ जाएगी, वो इतनी हजार्डियस हो जाएगी एंड इट विल स्टॉप द ग्रोथ। तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, वहाँ घास उगी है, वो बस उगी डेजर्टिफाइड हो गई, उगना ही बंद कर दी, योग्यता ही खो दी। उसको खाने वाला होगा तो ही तो प्रोड्यूसर आगे बढ़ेगा। समझ में आ गई? तुमने जमीन से ले लिया सब, और उसको खा के जब जानवर मरेगा तभी तो साइकिल पूरा होगा नेचर का। खाने वाला ही कोई नहीं, उस जानवर को भी मरना है और उस जानवर की पूरी बॉडी उस जमीन के अंदर जाएगी, तब तो काम बनेगा। ये चीज इवन जो वहाँ एनिमल है वो चलते फिरते मटकते हुए एक्सक्रीटा करते रहते हैं, उसको भी तो डिकम्पोजर सॉइल में डालेंगे। एनिमल नहीं होता, गाय घूमती फिरती तो एक्सक्रीटा करती है। तो बोलो बात समझ आई? सिर्फ मरने की चिंता मत करो। हाउ द मैन्योर्स आर फॉर्म्ड, बोलो। इट इज द एक्सक्रीटा ऑफ काउडंग। काउडंग का रोल नहीं समझते? काउडंग, हाँ। सभी जानवरों का एक्सक्रीटा उसी सॉइल में जा रहा है। हाँ। तो तुम ये मत सोचो कि कंज्यूमर का कोई काम नहीं है, सबका काम है। प्रोड्यूसर है तो कंज्यूमर भी होना चाहिए कि नहीं? फूड साइकिल से न्यूट्रिएंट का एक जियोकेमिकल साइकिल बने। तुम ध्यान दो इस चीज को। आज तुमने बहुत अच्छा पेपर दिया है, आगे की बात देखो। सर हाँ, ऐसा हो- अब तुम इसका पूरा आंसर दे डालो श्रेया। सर अगर सिर्फ यही विनम्रता है, जो जितने बड़े होते हैं नवे सो भारी हो। समझ में आया? जो आली जर्फ हैं कम जर्फ से यूं झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लवरेज कर देती है। कितनी बड़ी है, कितना जानते हुए भी नहीं बोल रही है, कितनी बड़ी बात है। और ये शिवांग जिससे कम ज्ञान है वो आगे आगे बोले जा रहा है। देखो कितनी कितनी महान बात है। इफ देयर आर ओनली लेस प्रोड्यूसर्स, आगे का बोलो। If there are only producers, and no consumers एंड नो कंज्यूमर्स, or decomposers, आगे बोलो। so the producers will बोलते जाओ। देन then बोलो। सर उसने उतना ही बोला अब बोल तो नहीं रहा ना, बोले तो कुछ बात बने। अभी तक तो वही बोला जो क्वेश्चन। बोलो, हाँ बोलो। सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो रहेंगे नहीं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट भी नहीं रहेगा। अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई। रिद्धिमा बोलो। सर तो
प्लांट्स को कोई भी डिकम्पोज करने वाला नहीं होगा प्लांट्स के डाई करने के आप बोलो। Then producer increase. If they are only producer and no consumer, then the producer are increase. करेक्ट। प्रोड्यूसर्स कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग। कितनी बड़ी बात इसने बोल दी, एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स। किसमें से न्यूट्रिएंट्स लेंगे? फ्रॉम soil and it will never be returned back to soil। क्या वो चीज सॉइल को कभी रिटर्न बैक हो पाएगी? and it will, क्यों ऐसा हो पाएगा? never be returned back। क्यों ऐसा हो पाएगा रिद्धिमा? ड्यू टू, बोलो, absence of decomposers। No biogeochemical cycle will get completed। कोई बायोजियोकेमिकल साइकिल कंप्लीट होगा? प्लांट्स हवा से भी सामान ले रहे हैं, CO2। हवा में CO2 खत्म कर देंगे, जमीन में से न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देंगे। प्लांट अपना काम बता रहे हैं तो बचेगा क्या? इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल विल रिमेन इनकम्प्लीट। जियो केमिकल साइकिल, ये वे सभी साइकिल हैं, जैसे N2 का साइकिल है, O2 का साइकिल है, CO2 का साइकिल है, और इसी तरीके से वाटर वेपर का साइकिल है, विल रिमेन अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। जरा सोचो, अगर वो CO2 ही एब्जॉर्ब कर लिए वातावरण से तो क्या होगा बताइए? CO2 पूरा पीते जा रहे हैं। आशीष आप बताओ, आप जानते हो इस चीज को? बताइए नहीं आशीष। अर्थ में से CO2 के खत्म होने पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये CO2 की बेल्ट है, CO2 सारा ले गए। ऐसे ही ये 0.02% है, 25%। CO2 खत्म होने पर दिन का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और रात का टेम्परेचर -170। क्या ये किसी रहने के काबिल बचेगा? जब ये एक ब्लैंकेट का काम करता है, सन की हार्श रेस को आने नहीं देता और रात में उन्हें जाने नहीं देता। ये मून का टेम्परेचर है, रह पाओगे ऐसे में? जब CO2, ब्लैंकेट दिन के लिए भी जरूरी, बहुत धूप है तो भी तो ब्लैंकेट काम कर सकती है, तो उसको शील्ड करता है, बहुत सारी को वापस भेज देता है और कई जो अंदर आती है उसको ट्रैप भी कर लेता है, तो वो शील्ड चली जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? वो CO2 लेते रहेंगे, सो द ग्रीन हाउस गैसेस गेट डिप्लीटेड। बोलो, बात समझ में आई? सो परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर क्या होगा? विल बी लेस एंड द रेंज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो अभी -60 से लेकर के +70 डिग्री तक का है, वो अब वो नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में तुम जानते हो कितना है? दैट इज -70 डिग्री सेल्सियस से +60 का है। ये कहीं कहीं ग्लेशियर बना के रखता है, कहीं कहीं पर हीट देता है। समझ में आ गई बात आपको? ये अर्थ का टेम्परेचर है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, तुम जूते चलोगे तो पिघल जाएंगे, इतना भी, ऐसा भी अफ्रीका के देश। लेकिन ये इतना पहुंच जाए तो कोई जी पाएगा? तो इस तरीके से द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर विल बी लेस। और क्या होगा बताइए? दैट इज नाउ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ नाउ द शील्ड ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, विच सेव्स अस फ्रॉम सनलाइट। तो इसकी वजह से क्या होगा? नाउ अर्थ टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? ड्यूरिंग नाइट, कितना हो जाएगा? इज टू लेस, टू कोल्ड। एंड ड्यूरिंग डे कितना हो जाएगा? एंड ड्यूरिंग डे become too extreme। अब तुमको समझ में आई?
It is due to greenhouse absence of greenhouse effect. Greenhouse effect हमको बचाए रखता है, एक जैसा टेम्परेचर। It is due to किसकी वजह से होगा शिवांग? ग्रीन हाउस Absence of एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है। अब गैसेस एब्सेंस हो जाएगा जब ये गैसेज ही नहीं, ये ग्रीन हाउस गैसेज है तो ये खत्म। अच्छा और बताओ, रिटर्न बैक टू द सॉइल, ये सारी चीज हो जाएगी। सॉइल विल बिकम बैरन ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल क्या हो जाएगी? सॉइल विल, सर हाँ जो ग्रीन हाउस गैसेस है मतलब कि इसके अंदर और भी गैसेस है CO2 के अलावा, और प्लांट में CO2 लेता है, तो बाकी गैसेस भी जो ग्रीन हाउस बाकी गैसेस का अगर हम परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन देखें तो मीथेन कितनी है वातावरण, बहुत कम है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस वाटर वेपर भी हैं, 4 गैस हैं, एक तो CH4 है, एक CO2 है, एक वाटर वेपर है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये सब अधिक परसेंटेज है, तो इसके कम होने से थोड़ा तो रिजल्ट आएगा कि नहीं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले चैप्टर के लिए तैयार कर रहा हूँ, वहाँ अर्थ और उसके साथ सर्वाइवल का सब उसी में आ जाएगा। तो तुमको थोड़ा थोड़ा वहाँ का भी आइडिया मिल रहा है कि नहीं अगले चैप्टर का? पढ़ तो लिया ही होगा, लेकिन फिर भी देखो वही चीज़ यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? सही है। तो अब सॉइल विल बिकम बैरन, क्यों? लूज इट्स, कीप ऑन लूजिंग न्यूट्रिएंट्स। एंड ये बहुत अच्छा वर्ड बोला, हमने इनफर्टाइल बोला था लेकिन इन्होंने बैरन वर्ड लगा दिया, ये कितना अच्छा वर्ड बोला। सो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स विल आल्सो डाई। तुमने कंज्यूमर और डिकम्पोजर को हटाया था, प्रोड्यूसर की भी खैर नहीं, जमीन से कुछ ले ही नहीं पाएंगे। तुम जितने बड़े होते जाओगे तुम सोचो कि बहुत बड़ा पेड़ हो गया, उसको और ज़्यादा ज़रूरत है, और जब ज़्यादा ज़रूरत है सॉइल ख़त्म हो गई, छोटों को कम की जरूरत पड़ती है। पेड़ तो बड़ा होता जा रहा है मस्ती से कि कोई मुझे खा नहीं रहा है, लेकिन ज़मीन देगी जब तो तुम जिंदा रहोगे, ख़त्म ज़मीन का सब। तो सो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स यानी ट्रीज विल डाई। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ये मैंने अपनी भाषा में लिखा, तुम अपनी भाषा में लिख देना जो अर्थपूर्ण, एनीथिंग विच इज मीनिंगफुल। समझ में आई? 2-3 पॉइंट लिखा दिए। सब क्वेश्चन एक तरीके से ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, सब में एक ही चीज लिखना है, बस सब वही समझना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, why is it not possible to have ecosystem with only producers and no ये करा नहीं क्या? Observe 2 different places near your home or school. List the living and non-living components you see. तो पहले home में देखो, near home के पास तुम living component क्या देखते हो? रैट तो देखते ही होगे, स्क्वायरल भी देखते होगे, चर्पिंग बर्ड्स देखते हो, चहचहाती हुई चिड़िया, ह्यूमन भी देख लेते होगे, और इंसेक्ट भी कभी दिखे क्या? ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा कैट और डॉग से तो आप लोग बहुत बच के रहते हो, सही है, यही सब देखते हैं। और अबायोटिक में क्या देखते हैं? वाटर, ठीक है, एयर, सॉइल, हाउसेस भी आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब अबायोटिक रहने के लिए काम करते हैं। अब आगे देखो, स्कूल कैंपस में तुम क्या देखते हो? 2 डिफरेंट, होम और स्कूल, नियर होम और स्कूल, वहाँ तो थोड़ा सा इट इज प्रिजर्व्ड इकोसिस्टम। अगर तुम्हारा इस घर भी है तो आसपास पार्क तो जरूर होंगे, तो थोड़ा सा तो तुमने उसको प्रिजर्व कर दिया। एक होता है प्रिजर्व्ड इकोसिस्टम बाय ह्यूमन, एक होता है डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम। तुम जानते हो यहाँ जहाँ बड़ी बड़ी NH पड़ रही है उसके किनारे तुम्हें क्या मिलते हैं? वीड्स। वो कोई अच्छी चीजें थोड़ी हैं, सब वीड्स उगे हुए हैं, वो डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम ही करेंगे, और उस बायोडाइवर्सिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट। इट कम्स अंदर
एंड देयर आर मैनी गार्डन्स आल्सो। और क्या देखते हो वहाँ पर? गार्डन। इट इज ए केस ऑफ प्रिजर्व्ड इकोसिस्टम। ये कैसा केस है? क्योंकि कईयों को तो तुम खाना भी देते हो, इसके बगल कौन खाना देता होगा किसी को? सो इट इज प्रिजर्व्ड इकोसिस्टम। अब जरा एक ऐसी चीज की कल्पना करो कि नियर रोड साइड, तो वहां तुमको अच्छा भी लगेगा कभी? रोड साइड। अच्छा, इसमें एक और भी चीज लिख दो कि मैनी प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ये तो तुमने फौना की बात कर दी, अब फ्लोरा भी तो देखो। मैनी प्लांट्स का क्या मतलब है? बहुत सारे फ्लोरा। अल्टीमेटली दुनिया में फ्लोरा एंड फाउना ही तो है। ये चीज फाउना हो गई और ये क्या हो गई? फ्लोरा। तो तुम्हें बायोडाइवर्सिटी तो मिल गई, लेकिन नियर रोड साइड क्या देखोगे? दैट इज लिविंग में कौन देखोगे? कि ह्यूमन रहेंगे ज्यादातर, डॉग भी मिल जाएंगे, और तो क्या मिलेगा? वीड्स, गाजर ग्रास, गोखरू, कुछ नहीं। क्या मिलेंगे? वीड्स, गाजर ग्रास, गोखरू, ये सब वीड हैं जो पहले चैप्टर में तुमको पढ़ाया गया। सही? अच्छा बोलो, ये तो तुमने देख लिए बायोटिक में, ये जैव घटक हैं, लेकिन अजैव घटक कौन कौन से हैं? बायोटिक। कंक्रीट रोड, क्या दिखेगा वहां पे? बोलो। कंक्रीट रोड। और इसके अलावा स्टोन्स, बस इतना ही लिख दो। और तो क्या मिलेगा? पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर, बहुत अच्छी बात करते हो। यही सब तो मिलेगा। अगला सवाल देखें। नाउ ये मुझे बताओ, दिस इज डिस्टर्ब इकोसिस्टम। दोनों में डिफरेंस पूछा गया, नीचे की लाइन पढ़ो। ये कैसा है? दिस इज डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम। ये डिस्ट्रॉयड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जो भी चीज दिखाई जा रही है इसका पर्सनल टेस्ट होगा। 8th क्वेश्चन देखिए। चलो, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में क्या क्या बातें कही गई हैं? Like agricultural fields are necessary, but these must be made sustainable. Comment the statements. Human-made ecosystem, that is agricultural fields, are necessary. क्यों necessary हैं? For crop production. Crop production, but due to excessive irrigation, क्या होगा बताओ? That is beetles and जो earthworms होंगे die। जमीन गीली गीली रखोगे तो soil become excessive moist, वो कैसा हो जाएगा? तो बीटल तो कीड़े खाते हैं, एंड अर्थवॉर्म वो जमीन को खोदते रहते हैं, उनको करेक्ट मॉइस्चर चाहिए, विल डाई। अच्छा, ड्यू टू स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, द लार्वा ऑफ, किसके लार्वा? ऑफ पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, विल डाई, वो भी मर जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, these
These earthworms, ये क्या करते हैं? Are friends of farmers and make the texture of soil at good level. जमीन बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर तुम्हारे खेत में अर्थवर्म है। 15 दिन तक चारपाई पे लेटे रहो, जाने की जरूरत नहीं, वो जमीन को नम भी रखें, मॉइस्ट। इतने अच्छे दोस्त हैं वो, जो खाते हैं उससे सीट करते हैं, सीटा निकालते हैं, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स भी देते रहते हैं, बिल्कुल हवादार। अगर नहीं तो अर्थवर्म नहीं रहेंगे तो खुद करो, वो डेलिकेट सिस्टम होगा, नॉन सस्टेनेबल होगा। तुमने अर्थवर्म मार डाले, तुमने सोचा हम कर लेंगे, जो काम इकोसिस्टम का है खुद कर लो। ये सामने का पेड़ देख रहे हो, ये जितनी हवा एक साल में देता है, अगर ह्यूमन कहे कि अंडरटेक करे पेड़ काट दूंगा और मैं बनाऊंगा ऑक्सीजन, 17 करोड़ की ऑक्सीजन दे रहा है साल में, दे पाएगा ह्यूमन? इतना पेड़ काट ले, इतने 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 तुम्हारे पास इंडस्ट्री है कि इतनी हवा दे पाओ। एक पेड़ 17 करोड़ की दे रहा है, जबकि कीकर का है, नीम भी नहीं है। आप देख लो, तो इसकी वजह से क्या होगा? अर्थवर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्या है बताइए? ठीक है, तो दे मेक द टेक्सचर ऑफ सॉइल गुड इनफ एंड सस्टेनेबल, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अर्थवर्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, they make texture of soil good enough, इतना अच्छा बना देते हैं, एंड लिविंग होम, जो सब स्ट्रेटम होता है, तुम स्ट्रेटम जानते हो, जो जमीन के ऊपर है वो स्ट्रेटम है, और जमीन के नीचे जो है उसे क्या कहते हो? बोलो, पिछले चैप्टर पढ़ा, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, खरगोश रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो इसको कहते हैं सब स्ट्रेटम। जमीन के नीचे को क्या कहते हैं? सब स्ट्रेटम। एंड ए लिविंग होम ऑफ मैनी फ्रेंडली इंसेक्ट्स, जमीन में हवा कर देंगे, उसको पोरस कर देंगे तो क्या और लोग नहीं रहेंगे? एंड लिविंग होम फॉर मैनी फ्रेंडली डिकम्पोजर्स की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेंडली डिकम्पोजर्स। दे मेक द टेक्सचर ऑफ सॉइल गुड एंड सस्टेनेबल, वे मृदा को सतत पोषणीय बना रहे हैं, जमीन को अपने आप ही पोषण हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं डालना। दे मेक सॉइल टेक्सचर ऑफ सॉइल गुड एंड सस्टेनेबल का मतलब समझते हो, अपने आप ही सस्टेन हो। तुम्हें फिक्स एक्वेरियम में कभी पानी हटाना पड़ रहा है, तो कभी फ्रूट डालना पड़ रहा है, लेकिन जो नदी बह रही है वो तो सस्टेन कर रही है, कुछ डालना लेना पड़ रहा है क्या? वहाँ मछलियाँ मजे से जी रही हैं, बेचारी परेशान है, 2-4 डेली मर रही हैं, ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो, और वहाँ सस्टेन हो रहा है। जंगल में वही फ्रूट सस्टेन है, अपने आप मीठे मीठे उग रहे हैं, लेकिन अपने खेत में कितना कुछ डालना पड़ रहा है। तो वो लोग अर्थवर्म क्या करेंगे? सॉइल को सस्टेनेबल रखेंगे। दे तो नहीं लिख सकते क्योंकि दे इंसानों के लिए लिखा जाता है। दीज मेक टेक्सचर ऑफ सॉइल, कैसा बनाते होंगे बोलो? सस्टेनेबल, गुड एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी। सो फार्मर्स को क्या करना चाहिए? should adopt organic farming to make ये ecosystem sustainable. So farmers should, ये सब खुद करने से, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, अभी इसमें इतनी गलतियां होंगी, घर जाके इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तब जाके तुम सीखोगे इस लेवल का लिखना। सही है? तो that is, so farmers should adopt organic farming. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस को उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, ये चीज़ें। अभी आप समझो 9th वाले बहुत मजे मजे में जी रहे हैं, लेकिन 8th वालों के लिए इतना मार्जिन नहीं है, क्योंकि आप लोग NEP पे पढ़ रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हर चीज़ को बिल्कुल रिगरस पढ़ना है, नहीं तो वहाँ पे निकल नहीं पाओगे इस टेस्ट में। आप समझ रहे हो? 8th की बुक्स पहले बहुत सिंपल थी, अभी जो न्यू पॉलिसी आई है इसमें आपको, जब मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट देना है, तो इनकी तरह नहीं कि कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स बना करके भाई हम तो टीचर फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे तुम लोगों को नहीं करना है, तुम्हारे पास वो मार्जिन नहीं है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा।
या फिर टीचर के घर पैदा हुए। तो जो भी एग्ज़ाम देना है वो जब भी लिया जा रहा है अच्छे से पढ़ के देना। सही है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। If the Indians hair population drops because of disease, तो बोलो इससे क्या होगा? If Indian hair population, ठीक है, decreases due to disease, तो क्या होगा? Then the predators who eat them will die. कौन खाता है इनको? ईगल, फॉक्स, स्नेक, सब मर जाए। हाँ, खरगोश खा जाता है, अजगर। Then all predators who feed on them, जो किस पर फीड करते हैं? Like fox, स्नेक, पैथन कहते हैं, अजगर को क्या कहते हैं? पाइथन, ईगल विल डाई। और क्या होगा? एंड जो प्रोड्यूसर्स, जो ग्रास विल इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन हाइट एंड फॉल ऑन इट एंड नॉट अलाउ इट फर्दर टू ग्रो। फ्रेश घास नहीं होगी, मतलब उठ के उसी पे गिर जाएगी और फिर वो समाना घास बन जाएगी, जैसे उसको जो खाएगा वो मरेगा। समझ में आई बात आपको कि नहीं? एंड ग्रास, क्योंकि ये लोग किसे खाते हैं? ग्रास खाएंगे। एंड ग्रास विल ग्रो। सर हाँ बोलो। फिर सर जो अफ्रीका के अंदर लायंस रहते हैं फिर वो क्या खाते होंगे? उन्हें तो वो क्या होता है, वहाँ पे डियर वगैरह तो होते नहीं होते हैं, डियर है, सब कुछ है, सबका अलग अलग सिस्टम है, बहुत एक्सटेंसिव है। उसे रीड करना पड़ेगा कि किस इकोसिस्टम सस्टेन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है। लेकिन वहाँ की ग्रास की कहानी मैं आपको बताऊँ, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो कोई भी इकोसिस्टम को रीड करना इतना आसान नहीं है। होता जरूर होगा, पढ़ के मैं देख के बताऊँगा। देखो विल ग्रो, अभी तुम्हारा पिछला ही एक सवाल था, उसी का मैं जवाब नहीं दे पाया। लाइक विल ग्रो बियॉन्ड ए सर्टेन हाइट एंड फॉल ऑन इट, और क्या होगा बोलो? एंड फॉल ऑन इट, इट्स फर्दर ग्रोथ विल स्टॉप। फर्दर ग्रोथ विल स्टॉप। In this way, it will eliminate all components of that ecosystem. ये लाइन लिख दोगे, एक नंबर तो लेके ही आ जाओगे। In this way, ठीक है, all components of that ecosystem is eliminated. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? शाम को 5 बजे क्लास है, 5 to 6 मैथ्स की क्लास हो, क्योंकि अभी हम सेकंड लास्ट चैप्टर के 19वें पेज में हैं और उसमें 32 पेज। समझ में आई? तो अभी हम बिल्कुल सही पोजीशन पे नहीं है, आपको क्लास 2-2 करनी ही पड़ेगी। 32 पेज है, 19वें पेज पे हो अभी।